हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। आज हम अपने एंशिएंट इंडिया थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर विच इज़ थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। इसका मतलब इससे यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं और CUET 2022 में इससे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे भी गए हैं। तो एक बार देखते हैं कि हम इसमें पढ़ने के वाले हैं। थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग का हमारे जो चैप्टर 2 से जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं 600 BCE से 600 CE तक का जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 में हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस पढ़े कि भाई कितने 6th सेंचुरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क मानी जाती है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए, जैसे कि नए किंगडम्स इमर्ज होने लगे, ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस आए, नई नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज यूज़ होने लगी, कॉइनेज का यूज़ स्टार्ट हो गया, जो कॉइन्स थे गोल्ड कॉइन्स आए, पंचमांक कॉइन्स आए, तो नई नई तरीके के जो कॉइन्स थे उनका यूज़ स्टार्ट हो गया। ट्रेड जो थी सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी की जाने लगी, तो बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस आए। अब इन्हीं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से जो है सोसाइटी तो इम्पेक्ट होगी। तो थर्ड चैप्टर में हमने जो सोशल चेंजेस आए थे इसी पीरियड में 600 BCE से 600 कॉमन एरा तक, उनके बारे में पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल और चेंजेस हमारे हैं उनसे जो है सोशल चेंजेस क्या है, जैसे इमर्जेंस ऑफ न्यू कास्ट एंड क्लास, किस तरीके से पूरी सोसाइटी जो थी वो कास्ट एंड क्लास में डिवाइड कर दी गई थी, उनके ऑक्यूपेशंस डिवाइड कर दिए थे, इनफैक्ट लिख दिए गए थे। अब इस चैप्टर में हम इसी पीरियड के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो हैं थिंकर्स इमर्ज करे, उनकी फिलॉसफीज़ क्या थी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो बुद्धिज़्म पे रहेगा। पर बाकी रिलीजन भी जैसे जैनिज़्म, भक्ति ट्रेडिशन, ये सब भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रिलीजन था हमारा बुद्धिज़्म, ये आइसोलेशन में डेवलप नहीं हो रहा था, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो थे रिलीजन्स जो थे हमारे डेवलप हुए। अब चैप्टर 1 से ही हम बात करते हैं सोर्सेज की, ठीक है, कि हिस्ट्री में जो है सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। बिना सोर्सेज के तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, कैसी थी। हड़प्पन पीरियड के हमें कोई टेक्सचुअल सोर्सेज नहीं मिले, क्योंकि जो है जो हमें स्क्रिप्ट मिली उसे हम डेसिफर नहीं कर पाए, तो हमारे पास उसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, ठीक है, जो वो सामान यूज़ करते थे, सील्स मिले हैं हमें वहाँ से, ठीक है, तो इस तरीके की हमें चीज़ें मिली हैं। बट उसके बाद जब हमने बाकी चीज़ें पढ़ी, अशोका के हमें इंस्क्रिप्शंस मिले, प्लस कुछ टेक्स्ट भी मिले हैं, ठीक है, उनसे उन टेक्स्ट से हमें उस पीरियड की हिस्ट्री पता चलती है। तो ऐसे ही ये जो सोर्सेज जो जिस बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन, इनके हमारे सोर्सेज हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, जैन टेक्स्ट और कुछ कुछ ब्रह्मानिकल टेक्स्ट। ये हैं हमारे सोर्सेज जो कि लिटरेली सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्सेज वही जो हमारे टेक्सचुअल सोर्सेज होते हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे वो होते हैं जो हमारे मटेरियल रिमेन्स होते हैं। तो इसी तरीके से एक और बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट, बेस्ट प्रिजर्व्ड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बोल सकते हो आप इस पीरियड का, सांची स्तूपा, जिसने हमारे बुद्धिज़्म की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही ब्रॉड कर दिया। तो ये हमारे जो हैं सोर्सेज हैं इस पीरियड के कल्चरल डेवलपमेंट के, जिनसे हमें इस पीरियड की कल्चरल हिस्ट्री, जो चेंजेस आए थे उनके बारे में पता लगता है। तो सांची स्तूपा की बात करिए तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 19th सेंचुरी में, अब हमें ये तो पता है ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे, ठीक है, लेकिन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, बहुत सारे फ्रेंच भी थे, ठीक है, पोर्टुगीज थे जो सबसे पहले इंडिया आए थे, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूरोपियंस थे उस टाइम। तो जो 19th सेंचुरी में ये जो यूरोपियंस थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सांची स्तूपा को लेके, उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था। इनफैक्ट वो उसका जो एक ईस्टर्न गेटवे था, उसको जो फ्रेंच थे वो इसके ईस्टर्न गेटवे को, जो इसका ईस्टर्न गेट था, फ्रांस के म्यूजियम में ले जाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं ले जा पाए, ना फ्रेंच और ना ही ब्रिटिशर्स। उन्होंने बस एक प्लास्टर की कॉपीज बनवाई जो जिन्हें वो अपने म्यूजियम में ले गए, ठीक है। ये जो ओरिजिनल था ये थैंकफुली मध्य प्रदेश भोपाल, जहाँ पर सांची स्तूपा हमारा है, वहाँ पर ही प्रिजर्व्ड है अभी भी, ठीक है। तो जो रूलर्स थे भोपाल के उस वक्त कौन थे? शाहजहां, बेगम एंड
उनके जो सक्सेसर है सुल्तान जेहन बेगम, इन्होंने ना बहुत सारी फंडिंग की, बहुत ही अच्छे से मनी प्रोवाइड किया। ये जो हमारा स्तूपा था इसको प्रिजर्व करने के लिए, इस साइट के मेंटेनेंस के लिए इन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया। और यही रीज़न था कि जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जॉन मार्शल कौन थे, आप वो कमेंट करके बताइए कि जॉन मार्शल कौन थे। तो उन्होंने सांची स्तूपा पे कुछ टेक्स्ट लिखे, कुछ वॉल्यूम्स लिखे, जिसमें उन्होंने एक क्रेडिट जो है सुल्तान जेहन, जो कि शाहजहां बेगम के जो थे सक्सेसर थे, उनको भी क्रेडिट दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा जो मनी था प्रोवाइड किया था कि ये जो हमारी एंशियंट साइट है, जो इतनी इंपॉर्टेंट हमारी साइट है, आजकल तो लोग दूर दूर से जाते हैं स्तूपा को देखने, तो अब से इतने टाइम पहले इन दो रूलर्स ने उसको इस तरीके से विजुअलाइज किया और इसके प्रिजर्वेशन के लिए जो है मनी स्पेंड किया था। हमने पहले भी बात की था, डिस्कवरी ऑफ सांची हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। ठीक है, कुछ तो टेक्सचुअल रिसोर्सेज तो थे ही, पर इससे जो है हमें कि उस वक्त जो सांची स्तूपा से हमें जो चीज़ें पता चली है, इट हैज़ ब्रॉडेंड आवर अंडरस्टैंडिंग कि रिलीजन किस तरीके से इमर्ज हुआ, डेवलप हुआ, बट अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से गायब भी हो गया था। एंड सेकेंडली जो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज इट स्टैंड्स टेस्टिमनी टू सक्सेसफुल रिस्टोरेशन ऑफ ASI, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने आज तक भी कितनी मेहनत से इस जो मॉन्यूमेंट को है प्रिजर्व करके रखा है। तो सांची स्तूपा हमारा उस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो इतने टाइम से जब जॉन मार्शल हुए थे तब से इसको प्रिजर्व करके अच्छे से वेल मेंटेन करके रखा गया है। अब नए रिलीजन्स इमर्ज हुए थे, ये तो हमें पता है, हमने सेकंड चैप्टर में भी बात की थी कि इस पीरियड में चेंजेस आ रहे थे, कि इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो एक बार उनका बैकग्राउंड देखते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये जो नए रिलीजन थे ये हमारे इमर्ज हुए। सेक्रीफाइसेस और डिबेट्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो इन दोनों रिलीजन से पहले जो रिलीजन चल रहा था ब्रह्मानिकल, वहाँ सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। ठीक है, सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन, बहुत सारे यज्ञ जिन्हें आप यज्ञ बोलते हो, यज्ञ हवन, ये सब होते थे। अभी हम उनकी बात करते हैं। उससे पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट मिलेनियम BCE में ना इम्पॉर्टेंट, एक 6th सेंचुरी BCE जो है इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए। जो फर्स्ट मिलेनियम BCE है, इसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। वो पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक टर्निंग पॉइंट बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि बहुत सारे जो थिंकर्स थे, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे बुद्धा और महावीरा जो थे इस पीरियड में, ठीक है, जो बुद्धा और महावीरा थे हम इंडियन हिस्ट्री में, वो इमर्ज हुए। एंड जो वर्ल्ड हिस्ट्री में थे, दे वर वेरियस थिंकर्स लाइक ज़राथुस्त्रा इन ईरान, कॉन्गजी इन चाइना एंड सोक्रेट्स, प्लाटो एंड एरिस्टोटल, ये थे हमारे ग्रीस से। अच्छा, ये मैचिंग के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तरफ आपको थिंकर्स दे दिए और दूसरी तरफ जो है कंट्रीज दे दी, और वो आपको क्या करनी है, मैच करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो ये कंट्रीज कौन से थिंकर कौन सी कंट्रीज को बिलोंग करते थे, ये ज़रूर याद कर लेना कि ज़राथुस्त्रा जो थे वो ईरान को बिलोंग करते थे, महावीरा एंड बुद्धा इंडिया, कॉन्गजी फ्रॉम चाइना एंड सोक्रेट्स, प्लाटो एंड एरिस्टोटल फ्रॉम ग्रीस। ठीक है, अब ये थिंकर्स क्यों टर्निंग पॉइंट माना जाता है? क्योंकि कुछ भाई अच्छे काम किए होंगे इन्होंने, ठीक है, अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस किए होंगे जिनका अब तक भी इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है सोसाइटी पे। तो ये जो थिंकर्स थे, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्या है सारी चीज़, कैसे क्रिएट की गई होगी, इतना बड़े जो हमारी दुनिया है कैसे क्रिएट की गई। तो इस तरीके की जो मिस्ट्रीज थी, ये जो थिंकर्स थे हमारे, ये सब उनको स्टडी करना चाहते थे। ये जो राज थे, जो मिस्ट्रीज थी, इन सबको पढ़ना चाहते थे। एंड सेकेंडली जो रिलेशनशिप था ह्यूमन बींग्स और कॉस्मिक ऑर्डर की, जो दुनिया है, ये जो ह्यूमन बींग्स है, इनके बीच का क्या रिलेशनशिप है, ये किस तरीके से चल रहे हैं, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप। अब इस पीरियड में हमने बार बार बात की है कि न्यू सिटीज़, किंगडम्स, ये सब भी इमर्ज कर रहे थे, स्पेशली गंगा वैली में। ठीक है, न्यू सिटीज़, किंगडम्स वर डेवलपिंग और सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे हमारी गंगा वैली में। तो इस वजह से
जो ब्रह्मानिकल ट्रेडिशन थे वो भी इंट्रोड्यूस हो गया था। तो उसी की बात करते हैं कि जो हमारा सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन, मैंने अभी बात की ना कि जो सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन था हमारा वो फॉलो किया जाता था। और एक ही मेजर रीज़न रहा कि जो नए रिलीजन्स थे वो इमर्ज हुए। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग थे जो उस डिवाइड से, जो सोसाइटी में वो डिवाइड क्रिएट किया गया उससे खुश नहीं थे, तो दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस रिलीजन। ठीक है, तो उन्हीं सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन की हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो हमारे रिलीजन है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इनसे पहले भी जो थे एक स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था, ब्रह्मानिकल स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था। तो वो जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन थे हमारे, जो रिलीजियस बिलीफ थे, जो प्रैक्टिसेस थे, उनका सोर्स क्या है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से हमें ये जो हमारे ब्रह्मानिकल ट्रेडिशन, जो इनसे पहले हमारा जो था, जो हमारा बुद्धिज़्म, जिसके बारे में हम मेजरली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, उससे पहले जो ब्रह्मानिकल स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था, जिसमें जो सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत ज़्यादा फेमस, आप बोल सकते हो फेमस थे। ठीक है, सेक्रीफाइस क्या होता है? जब आप अपनी कोई मनपसंद चीज़ को सेक्रीफाइस करते हो उससे बेटर पाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप बोल दो कि भाई डाइटिंग करनी है, पतला होना है, तो अपना फेवरेट फूड, शुगर खाना छोड़ दो। कैसी बहुत सी चीज़ आप क्या करते हो? छोड़ देते हो, ऐसे सेक्रीफाइसेस करते हो। तो उसी तरीके से ब्रह्मानिकल स्कूल ऑफ थॉट में जो सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, प्रीच किए जाते थे। तो जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन था उसके रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में हमें जो हमारा सोर्स है, मेजर सोर्स है, इट इज़ ऋग्वेद। ठीक है, वो हमारा मेजर सोर्स है, वहाँ से पता चलता है। और जो भी सोर्सेज होते हैं, ठीक है, कोई अगर फाइंड हुआ है कहीं पे, कोई सोर्स हमें मिला है, तो उसका कौन से ईयर में मिला है, किसने डिस्कवर किया है, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। उसी तरीके से जो हमारे टेक्सचुअल सोर्सेज हैं, किसने कंपाइल किया है, तो इट वाज कंपाइल्ड बाय ब्राह्मण्स, बाय बहुत लोगों ने मिलकर लिखा। सेकंड चैप्टर में हमने बात की थी, ऋग्वेद वाज कंपोज्ड बाय द पीपल लिविंग अलोंग डैश रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आप कमेंट करके बताओ कौन सी रिवर के अराउंड। चैप्टर सेकंड में हमने उसको कवर किया है। टाइम पीरियड की इसकी बात कर लेते हैं, तो इट वाज कंपाइल्ड बिटवीन 1500 एंड 1000 BCE के बीच में इसको कंपाइल किया गया था। एंड इट कंसिस्टेड ऑफ हिम्स। अब हिम्स क्या होते हैं? वो सॉन्ग या पोयम, आप आरती करते हो, कोई भी ऐसा सॉन्ग या पोयम, भक्ति सॉन्ग विच इज़ डेडिकेटेड टू गॉड, जो उनकी प्रेज में गाया गया है, लिखा गया है। और उस वक्त के हमारे ऋग्वैदिक टाइम के, वैदिक टाइम के जो गॉड्स थे जिनको वर्शिप किया जाता था, पॉपुलर देवर अग्नि, इंद्र एंड सोम। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे CUET 2022 में भी पूछा गया है कि वैदिक टाइम के जो पॉपुलर गॉड थे, वो जो डीटीज थे जिनकी पूजा की जाती थी, वो कौन कौन से थे? तो वो ये थे। ठीक है, अब ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हिम इन प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्र एंड सोम। और ये सब जो हिम्स थे, ये सब जो पोएम्स थी, जो ओड दिया जाता था, दे वर चैंटेड। इनका उच्चारण, यही मंत्र जब बोले जाते थे, पोएम्स जब बोली जाती थी जब कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता था, व्हेन सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड। होते हैं ना, श्लोक पंडित जी बोलते हैं, उसी तरीके से। एंड इन्हीं में जो लोग होते थे, दे यूज्ड टू प्रे फॉर देयर कैटल, सन, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। जो भी अच्छी चीज़ें मांगते हैं भगवान से, उस टाइम के लोग भी उसी चीज़ में बिलीव करते थे और वही मांगते थे कि अगर कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म किया है कि मैं ये कर दूंगा, आप बस भगवान मुझे पास करवा दो एग्जाम में, नेक्स्ट टाइम चीटिंग नहीं करेंगे, हम ये सब चीज़ करते। तो उसी तरीके के सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके एक अच्छी चीज़ मांगी जाती थी। दे प्रेड फॉर देयर कैटल, सन्स, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो जो बिगनिंग में थे, तो ये सेक्रीफाइसेस जो होते थे, ये कलेक्टिवली एक साथ मिलके जो है परफॉर्म किए जाते थे। क्योंकि हमारा जो वैदिक पीरियड भी है, जो हमारा वैदिक पीरियड है, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो जो 1500 से 1000 है हमारा, वो है अर्ली वैदिक पीरियड। जो लेटर वैदिक पीरियड था 1000 BCE से 500 BCE, तो जो कुछ सेक्रीफाइसेस होते थे ना, वो जो घर का हेड होता था, जो घर का मुखिया होता था, वो परफॉर्म करता था फॉर द वेलबींग ऑफ डोमेस्टिक यूनिट, कि मेरा जो घर है वो सब कुछ उसमें अच्छे से रहे। पहले तो सब करते थे, बट लेटर वैदिक पीरियड एक तो इसलिए भी फेमस है कि जो विमेन की कंडीशन थी वो इस पीरियड से स्टार्ट हुई थी डिटेरियोरेट होनी, खराब होनी। ठीक है,
अब इसी पीरियड में राजसूया और अश्वमेध, ये दो तरीके के सेक्रीफाइसेस थे जो चीफ और किंग करते थे। ठीक है, राजसूया होता है, जो राजसूया सेक्रीफाइस होता है, इट इज डन एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन ऑफ किंग। जब किसी का राज्याभिषेक होता है तब ये किया जाता है, जब उसको सुप्रीम पावर दी जाती है, उसे सुप्रीम माना जाता है, तो राजसूया सेक्रीफाइस जो होता है उस टाइम पर परफॉर्म किया जाता है। अश्व मीन्स हॉर्स, ठीक है, तो अश्वमेध सेक्रीफाइस जो था इट वॉज द किलिंग ऑफ हॉर्स। ठीक है, अश्वमेध सेक्रीफाइस मीन्स किलिंग ऑफ हॉर्स। एंड राजसूया जब किया जाता था व्हेन द किंग वॉज कोरोनेटेड, जब उसका राज्याभिषेक किया जाता था। इसलिए ये जो दो स्पेसिफिक टाइप के आपके सेक्रीफाइसेस थे, दे वर परफॉर्म बाय चीफ्स एंड किंग्स। अब ये तो हो गए वही सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। अब इसमें हर किसी को जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस नहीं दी गई, सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट हो गया, तो कुछ लोग उससे ना खुश थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है नए क्वेश्चंस बनने लगे कि क्यों, क्योंकि ब्राह्मण्स ने तो क्लेम किया कि ये जो सब चल रहा है इट इज़ डिवाइनली ऑर्डेन्ड या फिर क्रिएटेड बाय गॉड, जिसकी हमने चैप्टर 3 में बात की। पर लोग अब जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, अब सोचते जाते हो कि ये सही है, क्या ये सही बात है, तभी तो चेंजेस आते हैं। जब आप नई थिंकिंग लाते हो तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी तरीके से जो थे नए क्वेश्चंस अब इस पीरियड में जो है हमारे इमर्ज होने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो है इस टाइम पर उपनिषद्स लिखी गई थी। उपनिषद्स जो है हमारे, उपनिषद हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ठीक है, उपनिषद्स आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, जिसमें सारी फिलोसॉफिकल बातें की गई। आप फिलोसफी पढ़ते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, उसी तरीके से उपनिषद्स जो है फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, जो हमें एग्जाम्पल्स देता है कि बहुत सारे आइडियाज़ जो थे ना इमर्ज हो रहे थे। लोग जो थे क्यूरियस होने लगे थे कि अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ, कि भाई लाइफ क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, इज इट पॉसिबल कि आप मर गए हो, कोई दूसरी लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड रीबर्थ, इफ इट एट ऑल इट एग्जिस्टेड, तो रीबर्थ जो है क्या वो होता था, क्या पुनर्जन्म, ये सब जो हमारी चीज़ें थी ये सब पॉसिबल थी। तो इस टाइम ये सब क्यूरियोसिटी, ये सब नए आइडियाज़ जो थे लोगों को आने लगे। तो जो इस टाइम पे जो हमारे थिंकर्स इमर्ज हुए थे, दे वर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ जो अल्टीमेट रियलिटी है, कि अल्टीमेट रियलिटी जो है ये है आपकी, ये एग्जिस्ट करती है। तो जो थिंकर्स थे वो इस चीज़ पर मोर कनेक्टेड थे कि जो सुपर नेचुरल चीज़ हैं उनको सबको हटा दिया जाए, और जो रियलिटी है उससे लोगों को वाकिफ़ कराया जाए। तो वो उस अल्टीमेट रियलिटी पे जो है फोकस करने लगे थे। और जो लोग थे वैदिक ट्रेडिशन के बाहर, जो लोग थे जो उसको फॉलो नहीं करते थे, दे क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, कि डज इट एग्जिस्ट। ये जो अल्टीमेट रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को क्या किया था, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। अब इन्हीं चीज़ों को लेके बहुत सारे इस पीरियड में डिबेट्स और डिस्कशन, जब आप कोई डिबेट करते हो, डिस्कशंस करते हो, ठीक है, बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलते हैं, उनसे जो आप बेस्ट निकालते हो, एक अच्छी चीज़ जो होती है इमर्ज होके आती है, इवॉल्व होके आती है, बर्थ लेती है एक अच्छी चीज़। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है हमारे बताते हैं कि ऐसी ना बहुत सारी डिबेट्स होती थी, और उसमें ही वही टेक्स्ट हमें बताते हैं कि 64 सेक्ट या स्कूल ऑफ थॉट जो थे, कि भाई इतने सारे तरीके के लोग जो थे एग्जिस्ट करते थे। और ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, क्वेश्चन आया है कि कितने सेक्ट जो थे एग्जिस्ट करते थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है हमें कितने सेक्ट के बारे में बताते हैं, तो 64। ये सब जो नंबर्स हैं, ये जो टाइम पीरियड है, सब इम्पॉर्टेंट है। मैचिंग कंट्रीज़, ये सब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, कहाँ से क्या मटेरियल आता था, ये सब जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें बताते हैं 64 सेक्ट या स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, जिनके बीच में डिबेट्स होती थी। अब ये डिबेट कहाँ पे होती थी, कुटागरशाला। और कुटागरशाला क्या होती थी, एक हट मान लो, ठीक है, एक हट हो गई आपकी विद अ पॉइंटेड रूफ, ठीक है, एक हट होती थी विद अ पॉइंटेड रूफ। अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये भी याद रखना, ये हम वैसे एक सेपरेट लेक्चर बिट्स एंड बाइट्स में सारी टर्मिनोलॉजीज़ कवर कर रहे हैं, क्योंकि इनसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि एंडोगेमी क्या है, एक्सोगेमी क्या है, कुटागरशाला क्या है, ग्राम कुटुंबिकिन क्या है। ठीक है, छोटे छोटे मीनिंग्स हैं जो आप यूजुअली कोई भी पढ़ते हो इग्नोर कर देता है कि हो सकता है वाला क्वेश्चन ना आए, बट यहाँ से जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं।
तो कुटागरशाला में जो है हमारी डिबेट्स होती थी, जो कि एक हट होती थी विद अ पॉइंटेड रूफ, या फिर इन ग्रोव्स या फिर जंगलों में जहाँ पे जो साधु होते थे, जो मेंडिकेंट्स होते थे, जो यहाँ से वहाँ जाते चलते थे जाते थे, वो हॉल्ट लेते थे, एक ब्रेक लेते थे रुकने के लिए। तो वहाँ पे भी आप डिबेट करने बैठ जाते हो भाई कि अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं ये सोचता हूँ तुम ये सोचते हो, तो कुछ एक अच्छा आउटकम निकल के आता है। तो ऐसी डिबेट्स जो थी इस पीरियड में होने लगी। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, महावीरा एंड बुद्धा बोथ क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। जो हमारी वेद लिखे गए, दे बोथ क्वेश्चनड देयर अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिवाइड कर दी गई, ब्राह्मण्स को सुपीरियर पोजीशन दे दी गई थी, और सोसाइटी में जो था एक जो है डिवाइड क्रिएट हो गया था। तो महावीर और बुद्धा जो थे ये भाई क्वेश्चन करते थे कि ये सब नेचुरल तो है नहीं, इट इज़ दिस डिवाइड इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। जो ब्राह्मण्स थे वो तो एक क्लेम कर देते थे कि इट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, बट जो बुद्धा और महावीरा थे उन्होंने इसकी अथॉरिटी को क्या किया, रिजेक्ट किया, और बोला कि द डिवाइड इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस ओनली। एंड सेकेंडली दे ऑल्सो एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी। अब इसका क्या मतलब है कि जो ब्रह्मानिकल थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग तो बर्थ के बेसिस पे जो है सब कुछ डिसाइड हो जाता था कि इस जगह आपने बर्थ लिया है तो आपका ऑक्यूपेशन यही रहेगा। लेकिन जो बुद्धा और महावीर थे, दे एम्फेसाइज इंडिविजुअल एजेंसी, इंडिविजुअल थॉट, एक इंडिविजुअल की पावर, उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी वो उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे रादर देन कास्ट, या फिर आपने कौन सी कास्ट में बर्थ लिया है। एंड दे ऑल्सो सेड कि बोथ मैन एंड वीमेन could strive to attain liberation from the trials and tribulations of worldly existence। यानी कि जो ये मोह माया आप बोलते हो ना, जिसको कि वो उससे आपको क्या होती है, मुक्ति मिल सकती है अगर आप बैलेंस्ड अपना जो है, जो अपना थॉट प्रोसेस है उसको बैलेंस्ड रखोगे। एंड दीज ऑल थिंग्स, जिन तीन चीज़ों की हमने बात करी है, मैंने आपको बताया, इट वॉज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू ब्रह्मानिकल पोजिशन। जो ब्रह्मानिकल थ्योरी थी वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट ही जाती थी भाई। उन बुद्धा और महावीरा ने तो इन चीज़ों को रिजेक्ट ही कर दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू ब्रह्मानिकल थ्योरी, जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस थी वॉज डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर। अभी बात की हमने इसकी कि वो कास्ट और जेंडर के बेसिस पे क्लासीफाई थी। जेंडर के बेसिस पे हमने पढ़ा था कि मनुस्मृति ने कैसे जो प्रॉपर्टी का एक्सेस था वो जेंडर बेसिस पे किया था कि किसको कितना मिलेगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मानिकल थ्योरी ये कहती थी, और जो महावीर और बुद्धा थे वो उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करते थे, और जो इंडिविजुअल एजेंसी होती थी, जो इंडिविजुअल थॉट होता था उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। तो अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट, द मैसेज ऑफ महावीरा, जहाँ हम जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने चैप्टर के बिगनिंग में बात की कि जब बुद्धिज्म इमर्ज हुआ था तो इट डिड नॉट इमर्ज इन आइसोलेशन। बहुत सारे डिबेट्स, डिस्कशन और भी ट्रेडिशन थे जिसके साथ वो इमर्ज कर रहा था। तो मैसेज ऑफ महावीरा जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जो उनकी फिलॉसफी थी, किसकी, जैन्स की, वो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय महावीरा, नहीं, वो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी व्हेन महावीरा वाज बोर्न, ठीक है। तो बर्थ पे उनका नाम था वर्धमान, ठीक है। ही वाज नेम्ड एज वर्धमान एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, बट केम टू बी नोन एज महावीरा, ठीक है, जब उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। एंड ही वॉज प्रिसीडेड बाय 23 अदर टीचर्स और तीर्थंकारास। अभी हमने बात की कि पहले से जो जैनिज्म की फिलॉसफी थी वो क्या कर रही थी, एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। हमारे फर्स्ट तीर्थंकारा थे ऋषभ देव। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि जो फर्स्ट तीर्थंकारा हुए थे ही वॉज ऋषभ देव, ठीक है। महावीरा कौन से थे, 24th तीर्थंकारा थे। देयर वर टोटल 24 तीर्थंकारा। अभी तीर्थंकारा क्या है, वो टीचर्स जो मैन और वेमेन जो हम लोग को गाइड करते हैं अक्रॉस द रिवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अच्छी चीज़ें सीखने को देते हैं, हमें हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से जीने के लिए जो हमें गाइड करते हैं। तो चार चीज़ें इसमें हमने पढ़ी कि फिलॉसफी पहले से एग्जिस्ट करती थी, वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीरा, उनका जो बर्थ के टाइम पे नाम था इट वॉज वर्धमान। 23 और तीर्थंकारा थे जो उनसे पहले क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे, टोटल 24 हुए। और तीर्थंकारा होते हैं वो टीचर्स हु गाइड अस अक्रॉस द पाथ रिवर ऑफ
एग्जिस्टेंस। अब जैनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, उसको ध्यान से नोट करना कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइडिया था कि जो सारी चीज़ हैं दे आर एनिमेटेड, मतलब कि जो भी छोटी से छोटी चीज़ है इस दुनिया में सब में एक लाइफ है, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, कुछ भी चीज़ हो। हम बोलते हैं ना तो निर्जीव चीज़ है, बट जैन्स जो होते थे वो ऐसा नहीं मानते थे। उनके अकॉर्डिंग सब चीज़ों में एक जो थी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। सेकंड चीज़ जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट बोली है अहिंसा या नॉन वायलेंस, जिसका हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट पे भी महात्मा गांधी स्पेशली जिन्होंने इस चीज़ को बहुत फॉलो किया, तो हमारी अहिंसा जो नॉन वायलेंस थी उसका इंडियन नेशनल मूवमेंट पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा, यानी कि अगर आपने इस लाइफ में कुछ अच्छा कर्मा किया है या बुरा कर्मा किया है, इस बेसिस पे जो है आपका बर्थ और रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म जो होता था आपका, जो दोबारा होता था आपकी डेथ के बाद, उस पर पूरा बेस करता था। एंड लास्टली एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। अब एस्केटिज्म मतलब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। एस्केटिज्म का मतलब होता था सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। कभी कभी आप कुछ चीज़ों के लिए खुद को कंट्रोल करते हो, खुद को डिसिप्लिन रखते हो कि अगर सीयूईटी में अच्छा स्कोर लाना है तो 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। वो सेल्फ डिसिप्लिन, ताकि आपको वो जो चीज़ है जो आपका गोल है, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, वो आप अचीव कर सको। पेनेंस मतलब अगर आपने उसी जो आपने का जो डिसिप्लिन है, अगर आपने खुद को कुछ कमिटमेंट दिया उसको ब्रेक किया, तो आप उस खुद को फॉर पनिशमेंट दो कि ठीक है आज मैंने 10 की जगह 6 घंटे पढ़ा तो कल मैं वो और कंपनसेट कर लूँगा, 1-1 घंटा रोज़ अब मैं जो है टीवी नहीं देखूँगा, फ़ोन नहीं चलाएंगे, तो वो पनिशमेंट एक तरीके से। तो एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी। पहली ये कि जो पूरी इंटायर जो वर्ड है इज़ एनिमेटेड, मतलब सब में एक लाइफ होती है। सेकेंडली हमने पढ़ा अहिंसा, नॉन वायलेंस उनकी इंपॉर्टेंट फिलोसफी थी। थर्ड साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ जो थी वो कैसे शेप की जाती थी, थ्रू कर्मा। एंड लास्टली जो एस्केटिज्म और पेनेंस था, इट वॉज रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। अब कैसे किया जा सकता था ये सब, हमने देखे ना सन्यासी होते हैं, तो दिस ऑल कैन बी अचीव्ड बाय रिनाउंसिंग द वर्ड। सन्यास लेके सब जो थे, अब ये जो मोह माया थी सब को छोड़ के ये सब चीज़ें जो थे अचीव कर सकते थे। तो इसीलिए जो जैन मॉन्क्स और नन्स होते थे उन्होंने 5 वोज या 5 प्रण जो हैं इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 5 वोज या 5 जो प्रण होते थे वो लिए। नंबर 1 इज नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना, ये हम आज भी फॉलो करते हैं कि झूठ बोलना गंदी बात है। सेकेंड इज नॉट टू इंजर लाइफ, नॉट टू किल एनीवन, ठीक है। थर्ड इज नॉट टू स्टील, कि कुछ भी चीज़ चुरानी नहीं है किसी की। फोर्थ वॉज नॉट टू पोजेस एनी प्रॉपर्टी, कि आपको जो प्रॉपर्टी होती है, आजकल इतने सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, इसीलिए जो जैन मॉन्क्स और नन्स थे वो ये वोज लेते थे कि कोई भी हम प्रॉपर्टी जो अपने पास नहीं रखेंगे, पोजेस नहीं करेंगे। एंड लास्टली वॉज टू प्रैक्टिस चेस्टिटी या फिर टू ऑब्जर्व सेलिब्रेसी वेयर यू डोंट गेट मैरिड। तो ये 5 वोज थे उनके जो वो फॉलो करते थे। लास्टली अभी जैनिज्म जो था हमारा बहुत सारे पार्ट्स में जो है स्प्रेड हुआ। जो जैन स्कॉलर्स हुए जो ये सब चीज़ें प्रीच करते थे, फॉलो करते थे, उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर या आप बोलो टेक्स्ट जो हैं लिखे। कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखे, अब ये लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल, क्योंकि ऑप्शन में कंफ्यूज भी किया जा सकता है कि हो सकता है संस्कृत टेक्स्ट तो ब्राह्मण्स ने लिखे थे, जैन्स ने नहीं लिखे हो, ऐसा नहीं है। देख लेना कि बहुत सारी वेल्थ ऑफ लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस की थी, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही लैंग्वेज में की हो, ठीक है। तो प्राकृत, संस्कृत और तमिल तीनों लैंग्वेज में उन्होंने की है, लिखे हैं। एंड बहुत से जो स्टोन स्कल्पचर्स भी बनाए हैं, जो जैन तीर्थंकारस के डिवोटी थे, उनके जो भक्त थे, उन्होंने ऐसे बहुत तरीके के जो हैं स्टोन स्कल्पचर्स भी बनाए हैं। एक बार रिविजन कर लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ा है हमने। सांची स्तूपा के बारे में पढ़ा, ठीक है। सांची स्तूपा के जो भोपाल के हमारे रूलर थे शाहजहां बेगम और उनके सक्सेसर, उन्होंने जो है फंडिंग की, जिसकी वजह से जो जॉन मार्शल थे उन्होंने उनको इम्पोर्टेंट जो है क्रेडिट दिया, उनके बारे में बताया। नेक्स्ट हमने
सेक्रीफाइसेस के बारे में पढ़ा था कि नए नए थिंकर्स जो थे इमर्ज हो रहे थे, ज़राथुस्त्रा इन ईरान, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लाटो एंड एरिस्टोटल जो थे ग्रीस पे, ठीक है। जो ये इनका काम क्या था कि जो मिस्ट्रीज थी एग्जिस्टेंस की उनको डिकोड करना। बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे इस वक्त गंगा वैली में, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट वैदिक जो ट्रेडिशन है उनके हमारे सोर्स क्या थे, ऋग्वेद, टाइम पीरियड 1500 to 1000 BCE। वैदिक टाइम के इंपॉर्टेंट गॉड अग्नि, इंद्र एंड सोम, ठीक है। इन्हीं की प्रेस में जो थी जो ऋग्वेद जो है जो हिम्स कंटेन करता है इन्हीं के प्रेज में करता है, ठीक है। सेक्रीफाइसेस पहले जो है कलेक्टिवली किए जाते थे, फिर 1000 BCE से 500 BCE तक जो थे हेड थे, जो घर के बड़े होते थे, मुखिया होते थे, वो परफॉर्म करने लगे। दो तरीके के सेक्रीफाइसेस के बारे में पढ़ा, राजसूया जो कोरोनेशन ऑफ किंग यानी कि राज्याभिषेक पे किया जाता था, और दूसरा अश्वमेध सेक्रीफाइस। नए क्वेश्चन इमर्ज हुए, उपनिषद के बारे में पढ़ा, वो फिलोसफिकल टेक्स्ट थे, ठीक है। लोग जो थे इस टाइम तक बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुके थे अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अल्टीमेट रियलिटी। कुछ डिबेट्स के बारे में पढ़ा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट 64 सेक्ट या स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताते हैं। डिबेट्स जो थी वो कुटागरशाला जो कि एक हट होती थी विद अ पॉइंटेड रूफ, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। महावीरा एंड बुद्धा बोथ क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी या इंडिविजुअल थॉट, ठीक है। जो सब इट वाज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू ब्रह्मैनिकल पोजीशन, क्योंकि जो ब्रह्मैनिकल थ्योरी थी वो इसके ऑपोजिट बात करती थी सारी। जैनिज्म के बारे में पढ़ा कि महावीर के बर्थ से पहले ऑलरेडी ये फिलॉसफी जो थी एग्जिस्ट करती थी। वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीरा, उनसे पहले 23 तीर्थंकारास और हुए, ही वॉज द 24th तीर्थंकारा, ये याद रखना। और तीर्थंकारा कौन होते हैं, टीचर्स हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था जैनिज्म का कि पूरा वर्ल्ड एनिमेटेड है, सब में एक लाइफ होती है। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। और थर्ड कि जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ है वो कर्मा के बेसिस पर शेप होती है आपकी। और 5 जैन मॉन्क्स और नन ने 5 वोज लिए थे टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, नॉट टू स्टील, नॉट टू लाई, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी। जो जैन स्कॉलर्स थे बहुत सारी लिटरेचर उन्होंने लिखी, 3 लैंग्वेज में लिखी, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। और जो जैन तीर्थंकारास के डिवोटी थे उन्होंने बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर्स भी बनाए थे। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, कल से बुद्धिज्म के बारे में स्टार्ट करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।